प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम LED भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न छोड़ता है। तो आपको बताना है कि LED जो होती है, हमारी जो लाइट इमिटिंग डायोड जो होती है, वो किस प्रकार की किरणों को छोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? दृश्य प्रकाश। जो हमारी लाइट इमिटिंग डायोड होती है वो एक प्रकार की सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक होती है, और जब इसमें से विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है तो एक प्रकार की दृश्य तरंग निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL एक किसकी वजह से लोग ले रहे हैं इसको। आपको बताना है कि रोशनी के लिए जो साधारण बल्ब हमारा होता था पहले 100 वाट 200 वाट का, उसकी जगह लोग आजकल LED और CFL का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा दक्षता के। मतलब क्या होती है, जो हमारी CFL होती है और जो हमारी LED होती है, इसमें एक मैलियम आर्सेनाइड नामक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये ऊर्जा देती है अर्थात प्रकाश देती है। और जो हमारी CFL और LED होती है वो साधारण बल्ब की तुलना में, साधारण बल्ब अगर हमारे 1000 घंटे रोशनी दे सकते हैं तो LED बल्ब क्या है, ये 1 लाख घंटे तक ये प्रकाश दे सकते हैं। तो इसलिए आजकल लोग इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिकण। इसे हम लोग एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा उनके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार प्रतिकण अर्थात एंटी पार्टिकल्स में उनके इलेक्ट्रॉन के स्थान पे हमारे क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, तथा नाभिक में उनके प्रति न्यूट्रॉन तथा प्रति प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर जो होते हैं इनमें स्थायी चुंबक का गुण नहीं होता है। कुछ लोग इसमें एल्युमिनियम भी मार सकते हैं कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। एल्युमिनियम ठीक है, ये चुंबकीय गुण नहीं होता है, लेकिन आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, स्थायी चुंबक की तरह काम नहीं करता है। अर्थात चुंबक की तरह अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो चुंबक की तरह कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा तो उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होता है हमारा, चुंबक पत्थर जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दिया जाता है तो ये अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से क्या एक साधारण चुंबक इन चारों में से किसको आकर्षित नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यहाँ कांसा है, इसको हम लोग ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसको एक साधारण चुंबक आकर्षित नहीं करेगा, जबकि लोहा, निकिल और स्टील को एक साधारण चुंबक आकर्षित करता है। कांसा क्या होता है, ये हमारे कॉपर प्लस SN अर्थात टिन से मिलकर बनता है, इसमें कॉपर 85% तथा SN 15% होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि अगर किसी चुंबक को हम लोग मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो उसकी जो पोल्स होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है, वो किस दिशा में रुकेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारे चुंबक होते हैं उनके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, जब उसको मुक्त रूप में छोड़ दिया जाता है तो एक पोल उसका उत्तर साइड रुकेगा और एक पोल दक्षिण साइड रुकेगा। जो पोल उत्तर साइड रुकेगा उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो पोल दक्षिण की ओर रुकेगा उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो आकाश से बिजली गिरती है औसतन अर्थात प्रति सेकंड लगभग कितनी बार धरती पर बिजली गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति सेकंड 100 बार बिजली गिरती है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आकाश में हमारे बादल होते हैं वो तैरते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बादल होते हैं आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने की वजह से जो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से बिजली गिरता है, और ये लगभग पूरे पृथ्वी पर प्रति सेकंड में 100 बार धरती पर बिजली गिरती रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कंप्यूटर चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर चैप्टर से आए हुए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कंट्रोल यूनिट अर्थात CPU होता है वो कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो CPU होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है और यह एक कंप्यूटर का हार्ड पार्ट होता है, जिसे हम लोग हार्डवेयर भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्कैनर होता है हमारा, ये हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिस प्रकार जैसे आउटपुट डिवाइस हमारी वो होती हैं जैसे किसी कंप्यूटर से कोई पार्ट से हमको कुछ मिलता है बाहर की ओर, कैसे? जैसे स्पीकर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, इन सब को क्या होता है, जैसे प्रिंटर हो गया, अगर हम लोग प्रिंटर अगर किसी करते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो जो स्कैनर होता है ये हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, जबकि स्पीकर, पोर्टर तथा प्रिंटर जो होती है हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती हैं। जो स्कैनर होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनपुट डिवाइस कौन सा है आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो जॉय स्टिक होती है ये हमारे इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? गेम खेलने में किया जाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर जहाँ ऑनलाइन गेमिंग खेली जाती है वहाँ पे इस प्रकार का एक प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर एक हैंडल लगी होती है, ठीक है। इसमें कुछ बटन होते हैं, ठीक है। इसी ऊपर हाथ से पकड़कर इस पर गेम खेलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जॉय स्टिक भी कहते हैं, ठीक है। और ये चारों दिशाओं में मोशन कर सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है इसमें मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस हमारे माउस होते हैं, माउस ने आपने देखा ही होगा। कीबोर्ड जो होता है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है और जो स्कैनर होता है ये भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। और इसमें जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मॉडेम होता है ये हमारा किसी भी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है ये मॉडेम डीमॉडेम होता है। का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मॉडेम होता है ये हमारा किसी भी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। मॉडेम का काम क्या होता है? ये अंकित वैल्यू को एनालॉग वैल्यू में चेंज करके ये हमें प्रदान करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया है? आपको बताना है इसमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फ्लॉपी होता है ये हमारा 3.5 इंच का एक 3.5 इंच व्यास का एक डिवाइस होता था, पतला तथा लचीला डिवाइस होता था, जिसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आने से इनका प्रयोग अब अप्रचलित हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डगलस एंगलबर्ट जो थे कंप्यूटर के माउस के आविष्कारक थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कंप्यूटर का CPU होता है इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो CPU होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। जिस प्रकार शरीर हमारी जो बॉडी होती है ये मस्तिष्क के बिना नहीं चल सकती है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी CPU के बिना काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक
अर्थात मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा, पहली पीढ़ी अर्थात पहले पीढ़ी में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए। आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर भाषा में मैकेनिकल भाषा का उपयोग किया गया था। और आज के समय में कंप्यूटर की हम लोग की 5वीं पीढ़ी अर्थात 5G जनरेशन चल रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एडा लवलेश हैं, ये एक अंग्रेज़ महिला थी, इन्हें ही दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो क्रेवन था वो 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और जबकि एक्रोन एटम, PCW एंड PET ये कंप्यूटर के एक पार्ट हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो क्रेवन था ये 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। जबकि एक्रोन एटम, PCW, PET ये एक पर्सनल कंप्यूटर की एक श्रेणी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन डी है, C++। ये हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारी एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। ठीक है, जबकि OS X, विंडोज़ 7, DOS ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। C++ जो होती है हमारी C भाषा की एक उन्नत रूप है। इसका आविष्कार 1972 में डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारा TCP का एक विस्तार रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है? आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए हम लोग कैप्चा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग कैप्चा का प्रयोग बहुत बार किए होंगे। जैसे आप लोग देखेंगे इसका प्रयोग डाकघरों में जो स्पीड पोस्ट होता है वहाँ पे कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी बहुत प्रकार के कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? जो हमारी कैप्चा होती है इसका फुल फॉर्म होता है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स। ठीक है, का मानव उपयोग इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्पैम होता है वो मॉलवेयर, फिशिंग, रैमन्सवेयर से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, HTML। ठीक है, सॉरी। आज का अगला प्रश्न है, वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। यहाँ पे HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कंप्यूटर माउस होता है इसमें जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे वायुयानों में भी जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कंपाइलर क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसका उपयोग करके सॉफ्ट प्रोग्रामिंग करने में किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कंपाइलर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाहे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, होता है कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। धन्यवाद।